न्यूज 18 प्राइम का ये वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए। इस हमले में डीआरजी की गाड़ी के ड्राइवर की भी मौत हो गई। दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना इलाके में नक्सलियों ने डीआरजी की गाड़ी को निशाना बनाकर आईईडी धमाका किया। इस जोरदार धमाके में गाड़ी की धज्जियां उड़ गई। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने डीआरजी की गाड़ी को आईईडी के धमाके से उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा बन गया। टीसी के दौरान जो है माओवादियों ने आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और इस वक्त हम दंतेवाड़ा जिले के समेली इलाके में मौजूद हैं, जहां पर माओवादियों ने आज जो है देर शाम को जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें एक जवानों से भरी जो पिकअप है वो ब्लास्ट की चपेट में आ गई है, जिसमें जवानों की शहादत हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है और यहाँ बहुत ही इतना विस्फोट भयानक था कि देख सकते हैं आप, गड्ढा देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जो है यहाँ पर भारी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बस्तर में जो है तीनों जिलों में अगर हम माओवादियों की जो इलाके में कंपेयर करें तो जो है दंतेवाड़ा जो है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि कितना विस्फोट जबरदस्त रहा होगा, क्योंकि जो है करीब जो है 5 फीट से ज़्यादा जो है गड्ढा यहाँ पर हो गया। और ये जो है मुख्य सड़क है, ये अरनपुर से पालनार होते हुए जो है सीधे दंतेवाड़ा कुआकोंडा को जोड़ती है और इसी मार्ग पर जो है आगे जरगुंडा स्थित है। यहाँ पर बताया जाता है कि फोर्स जब यहाँ से जो है यहाँ से गुजर रही थी, उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट के दौरान जो है जवानों की शहादत हुई है। इस बड़े नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गया। वहीं कुछ जवान जख्मी भी हैं। डीआरजी की इस पेट्रोलिंग पार्टी पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने सड़क के बीचों बीच आईईडी प्लांट किया हुआ था और जैसे ही डीआरजी जवानों से भरी गाड़ी यहां से गुजरी, जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंजन विस्फोट की जगह से करीब 60 मीटर दूरी पर जाकर गिरा। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। दक्षिण बस्तर में 3 जिले हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। इन 3 जिलों में दंतेवाड़ा को सबसे सेफ माना जाता रहा है। हालांकि दंतेवाड़ा का ये इलाका नक्सल प्रभावित रहा है, लेकिन अंदाजा नहीं था कि नक्सली यहाँ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बस्तर के दक्षिण बस्तर के 3 जिले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, जिसमें दंतेवाड़ा को जो है सबसे सेफ जोन माना जाता था। लेकिन जो ये इलाका है समेली और अरनपुर का जो इलाका है, ये माओवादियों से प्रभावित इलाका है। और बताया जाता है कि आज सुबह डीआरजी के जवान इसी इलाके के गश्त पे थे और सुबह जो है माओवादियों के साथ एक मुठभेड़ भी हुई थी, ऐसी सूचना मिल रही है। और नक्सली हमले की खबर मिलते ही ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम सबसे पहले पहुंची। यहाँ हर तरफ हमले के निशान नजर आए। इस कायराना हमले से मची तबाही से निशान कदम कदम पर मौजूद थे। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे और हिस्से इधर उधर बिखरे हुए थे। बीजापुर और दंतेवाड़ा के एसपी सहित आला अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके थे। भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई। एम्बुलेंस की कतार लग गई। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को ले जाया गया। घायलों को भी इलाज के लिए भेजा जा रहा था। हमले के ठीक बाद ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी ने हालात का जायजा लिया। माओवादियों ने एक बड़े घात को अंजाम देते हुए जो है एक आईडी ब्लास्ट की है, जिसमें जवान
शहीद हो गए हैं। और इस वक्त जो है घटनास्थल पर यहाँ पर एम्बुलेंस जो है काफ़ी संख्या में एम्बुलेंस बुलाई गई है, जिसमें जो है शहीद जवानों का पार्थिव जो है शरीर वो भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ जो है घायल जवान है उनको जो है यहाँ से दंतेवाड़ा ले जाया जा रहा है। और इस वक्त घटनास्थल पर हम मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे दंतेवाड़ा के जो एसपी है सिद्धार्थ तिवारी वो पहुंच चुके हैं, और साथ साथ जो है बीजापुर के एसपी जो है आंजनेय वेस्ट वो घटनास्थल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जवानों के काफ़ी संख्या में जवान तैनात है, और यहाँ पर लगातार जो है एम्बुलेंस यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से जो है घायलों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, दंतेवाड़ा भेजा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर लगातार जो है अधिकारियों का भी आना जाना शुरू हो चुका है। और बताया जाता है कि जवान जो है यहाँ से पिकअप की वाहन में सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे। उस दौरान जो है माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट की, जिसकी चपेट में जवान है, और साथ साथ में एक जो है वाहन चालक भी चपेट में आया है। इस हमले को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पुरानी घटनाओं से मिले सबक को नजरअंदाज किया गया। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आमतौर पर नक्सलियों का ऐसा हमला तब होता है जब टीम किसी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लौट रही होती है, और इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। एक्सपर्ट्स ने स्टेट पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी सवाल उठाए हैं। बड़ा दुख वाली घटना है कि 11 लोगों की मौत हो गई है, 11 औरतें जो हैं वो विधवा हो गई हैं, कई बच्चे जो हैं ऑफर्ड हो गए हैं। इस इलाके में पहली बार ही नहीं, बार बार इस माफी की घटनाएं हो रही हैं। साफ तौर पर नजर आता है कि हमने जो पुराने लेसन सीखे थे उनको नजरअंदाज किया गया, करेक्ट SOPs को नजरअंदाज किया गया, रोड ओपनिंग ड्रिल जो है उसको फॉलो नहीं किया गया। और आमतौर पर यह कार्रवाई होती है जब हम सक्सेसफुली एक ऑपरेशन को करके वापस आ रहे होते हैं, उस समय ज़्यादा खुशी के मूड में होते हैं, और उसी समय इस माफी की घटनाएं हो जाती हैं। ये घटना भी तभी हुई जब आफ्टर कंप्लीटिंग अ सक्सेसफुल मिशन ये लोग वापस आ रहे थे। ऑब्वियसली जो शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस है, टाइमली इंटेलिजेंस बिटवीन द स्टेट पुलिस एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, वो अप टू द मार्क नहीं था। ऐसे ही हालात या ऐसे हादसे बार बार हुए उन्हीं इलाकों में क्लियरली दर्शाता है कि हमने जो एक फोर्स जब जाती है और दूसरी फोर्स जब आती है, वो सारी की सारी जो चीजें हमने सीखी हैं उसको पास ऑन नहीं किया जाता। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने बेहतरीन काम किया और नक्सलियों को घुटनों के बल ला दिया। इस कायराना हमले को नक्सलियों की बौखलाहट भी माना जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अभी भी नक्सलियों का एक गुट काफी एक्टिव है। ग्राउंड जीरो से सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। इधर कर्नाटक में चुनावी अभियान जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। चुनावी अभियान के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस में जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। बुधवार को कर्नाटक में चुनावी कैंपेन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैलियां की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं ने चुनावी दम भरा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने चित्रदुर्ग में रोड शो किया, वहीं राजनाथ सिंह ने बेलगावी में रोड शो किया। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, स्टार कैंपेनर्स सभी राजनीतिक दलों के पहुंचकर अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज योगी आदित्यनाथ भी रोड शो के जरिए कर्नाटक में पहुंचे और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। और वहीं कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरक्षण को लेकर कहा कि क्या इस देश में आरक्षण नहीं था, क्या मंडल कमीशन नहीं था? आरक्षण तो सबसे पहले कर्नाटक ने दिया है। इस देश में क्या आरक्षण नहीं थे? मंडल कमीशन नहीं था, स्टेट में हाउनूर कमीशन नहीं था। अरे आरक्षण तो सबसे पहले कर्नाटक ने दिया है, और आप उसको क्यों उछाल रहे हो, लोगों को क्यों भड़का रहे हो? ये तो भड़काने की बात है।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी बहुत जरूरी है। वहीं चौथे दिन की शुरुआत पहलवानों ने जंतर मंतर की सड़कों पर दौड़ लगाने से की। वो मॉर्निंग वॉक कॉस्ट्यूम पहनकर उतरे। पहलवानों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप हमारे मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। साथ ही पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चर्चा के लिए पीएम मोदी से समय भी मांगा। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दिनचर्या है, जो पहलवानों की कसरत है, एक्सरसाइज है, वार्म अप है, नाश्ता है, ये इसी दौरान धरना स्थल जंतर मंतर पर इनकी तरफ से किया गया। हम डरने वाले नहीं हैं। जिस दिन यहाँ आके बैठे थे उसी दिन हम डर को पीछे छोड़ के आगे थे, बहुत पीछे। और मेरी कुछ छात्र संगठनों से भी बात हुई है, वो भी बोले कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं, हम आपके पास आएंगे। वहाँ पे भी देश की बेटियां सड़क पे बैठी हैं, हम गेम करते हैं, हम रेसलिंग करते हैं, वो रेसलिंग छोड़ने के कगार पे आ रहे हैं। जिंदगी को दाव पे रख के हमने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है, इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ में। फिर भी अगर उनको हमारे मन की बात नहीं सुन रही है तो परमपिता परमात्मा से हम कामना करेंगे कि प्लीज उनको सुनाई दे। अतीक की मौत के बाद उसके काले कारनामों से लगातार पर्दे उठ रहे हैं। अतीक भले ही अतीत बन चुका हो, लेकिन उसके माफिया वाले कुनबे के कई ऐसे राज अब भी दबे हैं जिन पर से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। इन 11 दिनों से अतीक के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा जैसे जैसे खुल रहा है, वैसे वैसे उन राज से पर्दा उठ रहा है जो अतीक ने अपने माफिया राज के दम पर परिवार का सरपरस्त बनकर दबाए हुए थे। अतीक भले ही अतीत बन चुका है, लेकिन उसके माफिया वाले कुनबे के कई ऐसे राज अब भी दबे हैं जिन पर से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। अतीक और अशरफ की माफियागिरी, उनकी जुबानी सुनिए, जिन्होंने इन दोनों भाइयों के जलाल को सहा। तरफ गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी आगे होने के बावजूद उन्होंने ये कहा गाड़ी जब निकालें तो वो कहें गाड़ी जल्दी हटाओ, नहीं तो क्या फंसा, गाड़ी हटाओ, पीछे करो। तो गाड़ी पीछे नहीं हटाएं। तो पीछे कैसे हटाएं, क्योंकि गाड़ी आगे निकल चुकी थी। जब गाड़ी आगे निकल चुकी थी तो वो उसमें जब बोले तो उसमें ये हुआ कि हटाओ, तो वो हटाएंगे तो कहे नहीं हटाओगे तो गोली मार देंगे, इतनी गोली मारेंगे चल नहीं हो जाओगे। तो उन्होंने निकल के फिर खड़े हो गए, कहें चल निकल लो, तो निकल के जाओ। तो उसी के बाद फिर जो है मोहल्ले के वहाँ कुछ आदमी थे, वहाँ पे सब हटा दिए। कुछ समझे आप, यानी सिर्फ गाड़ी निकालने के लिए एक मामूली सा झगड़ा, लेकिन अशरफ को अपने माफिया भाई और अपनी विधायकी का इतना गुरूर था कि वो मुंह नहीं गोली की जुबान बोलता था। ताकत और बाहुबल इतना कि जो कहता उसे पत्थर की लकीर मान लेता और अपनी जिद में किसी की भी जान ले लेता। लेके पहुंच गए थे वो, जब वारदात हो गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन